जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट का जो पेपर 1 है उसका सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका भाग 1 का यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन को यहाँ पर जो है समझेंगे किस प्रकार से पेपर आता है। चूँकि अब आप लोगों को पता होगा कि जो पेपर होने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बहुत सारे लर्नर्स के लिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्निकल फॉल्ट के इशू आ रहे थे अब वो जो है नहीं होंगे। तो ये आपका 2022 में हुआ पेपर है जिसको आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ही पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो के जो है राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, रेड कलर से लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो स्थूल कौशल देखिए हमारे पास दो तरह के स्किल्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने दो तरह के स्किल्स को पढ़ा है, एक आपका होता है फाइन और एक आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो जो ये ग्रॉस है इसी को हम क्या कहते हैं, स्थूल कौशल कहते हैं। फाइन जैसा कि नाम से होता है बारीक, मतलब वो आपके जो डेवलपमेंट या वो मोटर स्किल्स जो कि आपके कोई बारीक जो आप कार्य करते हैं उनमें प्रयोग होते हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग लिखना, तो उसमें क्या है आपकी उंगलियों का प्रयोग है। ठीक, और वहीं अगर हम स्थूल की बात करेंगे तो जो हमारे लार्जर मसल्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वो आपके स्थूल कौशल में जाता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, एक पैर पर संतुलन बनाना, आपकी पूरी एक लेग यूज़ हो रही है। जब आप पैर पर संतुलन बना रहे हैं तो पूरी की पूरी आपकी लेग की जो नसें हैं सब उसमें इन्वॉल्व हैं। एक मटर को उंगलियों से दबाना, अगर आपने एक मटर लिया उंगली से तो वो आपके उंगलियों के कुछ एक या दो उंगली ही उसमें क्या है शामिल है। किताब के पन्ने पलटना, इसमें भी आपके पूरे हाथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ उंगलियों का। पेंसिल पकड़ना या काजल लगाना, ये सभी के सभी फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, जो एक पैर पर संतुलन करना, ये आपका जो है स्थूल कौशल के अंतर्गत आता है। देखिए प्रश्न को भले आप एक देख रहे हैं किंतु इसमें आपने 2-3 कर लिया है। पेपर में इससे ज़रूर पेपर पूछता है कि स्थूल कौशल और जो है आपका जो एक फाइन है और एक ग्रॉस है उन दोनों में कौन सा है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके एनालिसिस को भी करते चलें कि भाई उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन दैट मीन्स डेवलपमेंटल चेंज, किसकी बात कर रहा है, डेवलपमेंटल चेंज। अनुवांशिकी और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। पहला है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो आपकी सिचुएशंस हैं उनका जो है वो एडजस्टमेंट। किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिकी ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विकासात्मक परिवर्तन हम सब जानते हैं, अगर आपको करना है, जैसे देखिए हम जब किसी भी पेपर को सॉल्व करते हैं उसमें समझ बहुत ज़रूरी होती है। रट करके बिल्कुल भी मैं कभी भी रोटिंग पर जो है बल नहीं देती हूँ। आप समझ कर क्वेश्चन को जाएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आपसे कॉन्सेप्ट बेस में कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप समझ पर पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप नहीं गलत करेंगे। और अगर रटेंगे तो बस इसने नहीं लगाया या थोड़ा सा चेंज किया, वहीं आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आप गलत कर देते हैं। तो इसकी गलती मत करिए। देखिए विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंज, हमने पढ़ा हुआ है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। क्या पढ़ा हुआ है, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। तो हमको पता है कि ग्रोथ जो है आपका अप टू मैच्योरिटी तक चलने वाला होता है, जबकि डेवलपमेंट कहाँ तक है, आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब ये किसकी बात कर रहा है, विकासात्मक परिवर्तन की, कि डेवलपमेंटल चेंज जो होगा व्यक्ति के अंदर। तो आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है या जो व्यक्ति का पूरा आपका नेचर होता है वो किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड होता है कि भाई उसके पेरेंट्स द्वारा जो बच्चे को ऑफस्प्रिंग जो बच्चा है उसमें किस प्रकार के जीन्स आई हैं, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके क्या है, हेरिडिटी का रोल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आपने पढ़ा भी हुआ है H/E, न कि H+E नहीं होता है। हेरिडिटी इनटू इन्वॉल्वमेंट होता है जो आपका डेवलपमेंट होता है, प्लस नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा हुआ आपको दे देता है H+E या क्या है। देखिए यहीं पे आप इसको समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा कि कोई भी इसमें बड़ा या छोटा नहीं, जैसे अगर आपने चाहे तो जैसे प्लस करें तो कोई बड़ा या कोई छोटी वैल्यू हो सकती है, बट इसमें दोनों का बराबर से माना जाता है कि ये नहीं कि हेरिडिटी बहुत मायने रखती है ज़्यादा, इन्वॉल्वमेंट कम, दोनों का इम्पॉर्टेंस उसमें बना हुआ है। तो वही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा जिसमें दोनों की बातें कही जा रही है, ऑप्शन नंबर ए
जो है आपका इसमें सही उत्तर है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है, शैशवावस्था। देखिए इन्फेंसी जो होता है वो आपके जन्म से लेके 2 वर्ष तक आपका रहता है इन्फेंसी। उसके बाद प्रारंभिक बचपन जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड हम जिसको कहते हैं वो 2 वर्ष के बाद से शुरू होता है। मध्य बचपन और किशोरावस्था। देखिए कई जगह ना हमको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में एक और टर्म जो नया इन लोगों ने निकाला है सीटेट वालों ने, वो इन्होंने दे दिया है मिडिल चाइल्डहुड का, जो कि अर्ली से लेटर के बीच वाला है। अगर यहाँ पर यही आपका 4 दे दिया होता, 2 की जगह इन्होंने 4 दे दिया, तो तब ये आंसर आपका मध्य हो जाता कि जो बीच का आपका मिडिल चाइल्डहुड है। बट और उसके बाद आपका क्या दिया है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस तो आपको पता है कि भाई वो बाद की 12+ 13+ की स्टेज है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 साल इन्फेंसी के जस्ट खत्म होते ही ये साल बता रहा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, फिर आपका सीडीपी बिल्कुल आप जो है 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएंगे। ठीक है, मैं इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ कि कैसे आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आएँ। अब देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन जो आजकल इनके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक हैं, काफ़ी ये लोग दे रहे हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको ऐसे क्वेश्चन से नहीं होना है, समझ कर करना है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि जैसा आप बच्चे को दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा जो चीज़ समाज से सीखेगा उसका सामाजिकरण ऐसे ही तो होगा कि जो वो चीज़ों को देखेगा अपने पेरेंट्स के साथ, या जो जिन प्रोग्राम्स को वो देखेगा टीवी पर, उस पर ही, क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो खेल हो गया उसी प्रकार के खेलता है। सही बात है, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या दिया गया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब ये कह रहा है कि आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो जो परिवार है और जो दोस्त हैं उनके अलावा जो मीडिया है, मीडिया मतलब जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, टेलीविज़न, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपके सोशलाइजेशन से रिलेटेड बोल रहा है कि मीडिया उसमें ये नहीं है कि नहीं मीडिया जैसे मतलब सिर्फ वो डिबेट चैनल, डिबेट्स वाले सभी लोग, क्योंकि उसमें भी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, परिवार को दिखाता है। कहीं पे आपके जॉइंट फैमिली, कहीं पे किसी प्रकार की फैमिली, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स, तो बच्चे अपने खेल में भी उन चीज़ों को दिखाते हैं या खेलते टाइम उसको प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं, और दोनों में किसकी बात की जा रही है, सामाजिकरण की, और दोनों आपस में संबंधित भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका अभिकथन है वो कारण उसका बिल्कुल सही दिया गया है। तो और ये दोनों कथन क्या हैं, आपके सही भी हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखिए, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखिए प्याजे का है, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप रट करके जाएंगे तो निश्चित ही गलत होने का चांस आपका है। तो प्याजे की थ्योरी को ऑलरेडी हमने काफ़ी बार कवर किया हुआ है, आपको यही सीडीपी वाले जो मास्टर क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको प्याजे के ऊपर बिल्कुल डिटेल में, एक बार नहीं समझ में आ रही है 2 बार देखिए, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, गार्डनर, ये कुछ ऐसी थियरीज़ हैं जो आपको मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर दिला देंगे, सिर्फ ये 3-4 थियरीज़ जो हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ रटने की कोशिश मत करिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। कौन से कारक महत्वपूर्ण है, शिक्षक की गतिशीलता। तो क्या प्याजे ने अपने जो थियरी है उसमें शिक्षक को इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, शिक्षक की गतिशीलता के मतलब शिक्षक जितना एक्टिव होगा। ठीक बात है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह की चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। अगर आप अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चा उससे अलग अलग प्रकार से जल्दी भी सीख सकता है, ये बात है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, कि बच्चे को नई नई जानकारियां भी प्रोवाइड करना। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो अब देखिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहली बात जो ये पुनर्बलन की बात की गई है,
पुनर्बलन की बात कभी भी पियाजे नहीं करते हैं। पुनर्बलन की बात हम मेनली जब देखते हैं तो स्किनर जो है, जो बिहेवियरिस्ट हैं, वो करते हैं पुनर्बलन की बात। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे ही गलत है। अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि पुनर्बलन कभी भी पियाजे पुनर्बलन के बारे में कभी रेनफोर्समेंट के बारे में, प्रबलन या पुनर्बलन हिंदी में कहेंगे, रेनफोर्समेंट इंग्लिश में, कभी भी इसके बारे में इस प्रकार से कोई भी बात नहीं करते। तो देखिए ऑप्शन 4 नहीं होगा। जिसमें ऑप्शन 4 है उसको आप पहले ही हटा दीजिए। देखिए ऑप्शन 4 ए में है, ऑप्शन 4 सी में भी है, ऑप्शन 4 डी में भी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बस एक ही बचा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये भी एक तरीका होता है अब कि आप किस प्रकार से, अगर आपको कभी कभी बहुत सारे ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें कुछ एकाक ऐसे टर्म हैं जो अगर आप जानते होंगे तो उसके बेस पे आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्किनर के केस में हम रेनफोर्समेंटल थियरी को देखते हैं या हल के केस में देखते हैं, बल्कि पियाजे में कोई भी रेनफोर्समेंट की बात नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? जीववादी, एनिमिज्म। अब ये सुनते ही आपको तुरंत याद आना चाहिए कि एनिमिज्म किसकी थियरी में आपने पढ़ा हुआ है, तो याद आ जाना चाहिए। जिनको नहीं याद आया तो मैं बता देती हूँ कि ये पियाजे की थियरी में ही आपका आता है एनिमिज्म, जो दिया गया है कॉन्सेप्ट। और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। दैट इज़ एनिमिज्म। एनिमिज्म में हमने यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है एनिमिज्म में? कि भाई जो बच्चा है वो नॉन लिविंग थिंग को भी ट्रीट करेगा एज लिविंग थिंग, कि भाई उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी सब कुछ है। तो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हुई हैं आपके पियाजे की थियरी में। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको ऑर्डर में याद करना है। SPCF ये आपको एज इट इज़ याद होगा। अब देखिए जो आपका एनिमिज्म हो गया, ठीक, ये किस स्टेज में आएगा? तो ये आपका आएगा प्री ऑपरेशनल। सेंसरी वाले में क्या है? सेंसेस आर द टीचर्स, उनके सेंसेस टीचर्स होते हैं और भी बहुत सारे जो आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। प्री ऑपरेशनल में क्या है? ईगोसेंट्रिज्म, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एनिमिज्म का गुण इरिवर्सिबिलिटी रहती है इस स्टेज में, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिवर्सिबल थॉट्स नहीं आ पाते हैं। तो किसका है ये? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये आपको रटने से नहीं आने वाला, जब आप समझेंगे 2 से 4 बार थियरी को तभी आपको आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो जैसे ही नाम आए भाषा, तो भाषा पर पियाजे ने भी काम किया, लेकिन भाषा को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। और किसने महत्वपूर्ण दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को? तो वो है नन अदर देन लेव वाइगोस्की, ठीक। अगर यहीं लिख दे, सिर्फ क्वेश्चन में लिख दे, देखिए किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, बस यहाँ नहीं लगा देगा तो आपका आंसर लेव वाइगोस्की की छोड़ के जीन पियाजे हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, इसीलिए कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। वाइगोस्की ने माना है कि जो लैंग्वेज है वो मैन्स ग्रेटेस्ट टूल के रूप में इन्होंने माना है कि भाई जो भाषा है उसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप दुनिया के एक कोने में दूसरे कोने में कॉन्टेक्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। क्लियर? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इस लैंग्वेज को जानते हैं, इसलिए। अगर नहीं जानते तो आपको भी नहीं समझ में आता। तो इसका आंसर जो है अभी कौन है? लेव वाइगोस्की, जिन्होंने इसको महत्व दिया है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं भाई? तो वाइगोस्की की थियरी का नाम ही हमने क्या रखा है? SCL, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज। ये 3 है आपका। अब बच्चे कैसे सीखेंगे तो आप खुद सोचिए। प्रतियोगिताओं के द्वारा कंपटीशन तो वैसे ही हम डिनाई करते हैं, साथियों के साथ बातचीत करके तो भाई बातचीत करेंगे हम, आप बातचीत करें तो सीख रहे हैं। क्लास में आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ पे देखेंगे और दंड से बचकर हम सीख जाएंगे। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके, तो देखिए ये स्टिमुलस आपका रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका SR कंडीशनिंग है, इसकी बात ये नहीं करते हैं। SR कंडीशनिंग आपको जो है क्लासिकल में मिलेगा, जहाँ आप कंडीशनिंग लर्निंग के थियरीज़ में आपने देखा होगा, चाहे आप पावलोव की कंडीशनिंग देखें, चाहे आप स्किनर की कंडीशनिंग देखें, वहाँ पे ऐसी बातों को करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों के साथ बातचीत करके। देखिए अब का जो पेपर है ना, स्किनर और थॉर्नडाइक और पावलोव, ये डायरेक्टली आपके कोर्स के सीटेट में नहीं है, बट इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रहे हैं 1-2 पेपर
पेपर में ऐसा देखा गया कि इन्होंने पूछा है, जैसे इनसाइड थियरी का संबंध किससे है, ये फ्री के नंबर हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, जैसे मैं बता रही हूँ, आप सुन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपका अच्छा लक है तो आपको पेपर में क्वेश्चन इस हिसाब के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह बिहेवियरिस्ट कौन है, स्किनर है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो समझ के लिए बता रही हूँ, जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसमें मैंने इन चीज़ों को बार बार बताया हुआ है कि विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन अभी आप सुन रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया साथियों के साथ बातचीत करके। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। अब यहाँ कह रहा है कि एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जो चिल्ड्रन है वो कैसे होने चाहिए, निष्क्रिय। तो ये तो भाई निगेटिव, तो कभी भी हम बच्चे को निष्क्रिय तो रखेंगे ही नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ठीक बात है। और देख लेते हैं, ब्लैकबोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, मतलब जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करने में। तो ये कौन से भाई बच्चे हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो देखिए, ये तो ईजी क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद ही समझ में आ जा रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम हो या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, हर जगह चिल्ड्रन आर द मोस्ट एक्टिव वंस। अब उनको एक्टिव बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, जो होने वाले टीचर्स हैं, कि किस तरीके से, किस टीएलएम का यूज़ करके आप उनको एक्टिव बनाएंगे। जितना एक्टिव उनका दिमाग होगा उतनी ही प्रॉपर, उतनी ही बेहतरीन उनकी लर्निंग होगी। अब देखिए, कई सारी जगह से आप अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं अभी, अब इसमें अगर आपको कुछ नया ना मिले, कुछ समझने को ना मिले, तो हो सकता है कि आप भी बस कि आपको पास करना है, किसी तरह आप रटने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा ऐसा मैंने देखा है अपने साथ के भी लर्नर्स को कि मतलब वो रटने पे थोड़ा जोर भी देते हैं। और कई सारे आपको ऐसे चैनल भी मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ एक पढ़ेंगे उसके बाद आंसर बता देंगे। तो उससे क्या है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, क्योंकि आप आने वाले टाइम में टीचर हैं, अगर आपके करिकुलम में, सब्जेक्ट में, टॉपिक में, कंटेंट में डाला गया, दैट मीन्स कि आपको इसका ज्ञान हो। आप रटने से ज़्यादा अब एप्लीकेशन उसके पे आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि समझें आप चीज़ों को। अब देखिए, सुमेलित, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है और बच्चों को फंसा भी रहा है, नंबर भी ये जो है चेंज है। अब देखिए, ये जो आपका है, ये आपका है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो ये जो आपका है, अब तक ये पढ़कर आपको समझ में आ गया कि कोहलबर्ग की थियरी से पूछा गया टॉपिक है। अब यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है। तो सजा और आज्ञाकारिता मतलब आपका ओबीडियंस और पनिशमेंट वाला, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता। तो यहाँ नहीं है। ओबीडियंस में हम क्या करते हैं कि भाई हमको मिठाई इसलिए नहीं खानी क्योंकि मम्मी मारेंगी या पापा मारेंगे, ठीक है, या बाहर किसी के लिए रखा गया है। तो ये तो आपका जो है गलत है। पर आपको देखिए क्या करना है, कौन सा सही है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तो ये बात ठीक है कि अगर मतलब पापा हैं या मम्मी हैं, उनके सामने हमको कैसा दिखना है, हमको अच्छा दिखना है। कानून और व्यवस्था, मानव अधिकार के मूल्यों पर आधारित नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। जहाँ भी स्वयं की बात आएगी तो वहाँ आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा। सामाजिक अनुबंध, अभिन्यास जो आपका सोशल ऑर्डर है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यही आपका करेक्टली है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन, की दूसरों के साथ भला बनकर वो क्या करता है, अप्रेजल गेन करता है कि भाई जैसे आप दूसरों के साथ अच्छा ट्रीट करें, देखो ये लड़का कितना अच्छा है, ये लड़की कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये कोहलबर्ग की थियरी में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो ऑलरेडी आपको इस प्लेलिस्ट में मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन पर दे दूंगी। वहाँ से आप कोहलबर्ग की थियरी को ज़रूर देखिए। विथ ट्रिक्स मैंने उसमें बताया कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो उनके 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, तो आप उनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक साल तो पेपर में ये भी पूछता था कि भाई लेवल कितने और स्टेजेस कितने हैं। तो बेसिक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, हम हायर पढ़ने के चक्कर में बेसिक को ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में
फिल इन द ब्लैंक्स बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता की पहचान करते हैं। तो जहाँ भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, वनस्पति हो गए, जीव हो गए, तो वहाँ पे नेचुरलिज्म जो है वो आपका आ जाएगा, जो आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी। ठीक है, जो लोग प्रकृति के ज़्यादा करीब होते हैं, जिनके अंदर उससे रिलेटेड जो सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, उनके अंदर वो इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है आपका उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो लोग पक्षियों को मारते हैं वो भी आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो देखिए यहाँ पर बहुभाषावाद एक अच्छी बात होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग पर ध्यान देना, जोर देना, ठीक, उसका प्रयोग करना। एक भाषावाद क्या सिर्फ एक भाषा सीखना है? तो ऐसे तो कभी हमने बात ही नहीं की। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, हम कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन के सपोर्ट में नहीं रहते हैं किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के, चाहे वो आपके करिकुलम का हो, चाहे वो आपके इवैल्यूएशन सिस्टम का हो। क्यों? क्योंकि आप एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, आप एक ही डंडे से सभी बच्चों को नहीं संभाल सकते, सबकी अलग अलग नीड्स हैं। दैट्स वाई स्टैंडर्डाइजेशन सबके केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान, जोखिम लेने वाले होते हैं। अब देखिए आपके जो स्कूल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है जो आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो लड़के हैं वो क्या है, अधिक बुद्धिमान है, मतलब ये उनका पहले से सोची गई चीज़ें हैं और अधिक जोखिम लेने वाले हैं। और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार ये व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? तो सबसे पहला है जेंडर पक्षपात। तो उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। क्यों यहाँ पक्षपात नहीं किया? ये क्वेश्चन बहुत जो है, इसमें जो आपके जेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे लर्नर गलत कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होते हैं। जेंडर पक्षपात मतलब पक्षपात कब होता है कि जब वो अगर क्लासरूम में पढ़ा रही हैं या फिर वो किसी काम को कर रही हैं तो उसमें लड़कियों को अलग करती हैं और लड़कों को अलग करती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये उनकी खुद की सोच है, खुद की धारणा है कि लड़के इस प्रकार से और लड़कियाँ इस प्रकार से हैं। तो देखिए फिर आता है जेंडर समता, इक्विटी की यहाँ कोई बात नहीं हो रही क्योंकि उनका पहले से ये धारणा बनी हुई है। जेंडर समानता, इक्वलिटी भी यहाँ पे किसी हक से नहीं है। जेंडर स्थिरता है। स्थिरता किस लिए हम कह रहे हैं कि ये कंसिस्टेंसी है कि उनको लग रहा है कि भाई एक लंबे टाइम से ऐसी चीज़ें होती चली आ रही हैं कि लड़के जो है काफ़ी ब्रेव होते हैं, वो किसी भी काम को, रिस्की काम को कर लेते हैं और अधिक तेज सोचने वाले होते हैं, बुद्धिमान हैं। वहीं लड़कियाँ काफ़ी ओबीडियंट होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं। तो ये उनकी खुद की सोच है जो उनके जेंडर कंसिस्टेंसी को दिखा रही है, जेंडर स्थिरता को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो शिक्षक हैं उनको जब बच्चों का वो असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए उनको अलग अलग प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर यही विभिन्न प्रकार की जगह एक प्रकार लिखता तब ये आपका कथन गलत हो जाता। विभिन्न प्रकार है तो सही है क्योंकि बच्चे क्या है, डाइवर्स होते हैं। ठीक, कारण क्या है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए ये बात जो कह रहा है, आपका रीज़न दिया है, ये रीज़न उतना ऑप्ट नहीं है। क्या कह रहा है ये कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक आप ले रहे हैं, बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है अगर आप कई सारे ऐसे मूल्यांकन तकनीक, क्योंकि इवैल्यूएशन अलग होता है और आपका जो है असेसमेंट अलग होता है। असेसमेंट एक शॉर्टर एक्सपेक्ट, जबकि इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों इंक्लूड होता है। हम इससे पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, पहला तो ये इसका रीज़न भी गलत है। ऑप्शन ए कथन सही है, बी कथन जो है ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। तो देखिए सीखने के लिए है और उनके क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो क्या नहीं दर्शाता, तो ये तो ठीक बता रहा है।
शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी तो अच्छी बात है, उनका असेसमेंट करना, तो जो टीचर भी है वो प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं बच्चे को बता रहे हैं क्वालिटी वाइज। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कंपैरिजन नहीं करना, किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, किसी भी दो बच्चे का कंपैरिजन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट दो ट्विंस का भी कंपैरिजन कभी भी 100% आप नहीं कर सकते। सबके अंदर अलग काबिलियत है, सबकी अपना इंटरेस्ट क्षेत्र होता है, ठीक। तो कंपैरिजन हमें कभी भी किसी का नहीं करना है, जहाँ भी आए तो ये आपका निगेटिव में जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके, अब देखिए कई तरीके दे दिया, इसलिए आपका ऑप्शन सही है। जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन या फिर पीयर इवैल्यूएशन, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है, ये भी सही है, ये भी सही है। आकलन को नहीं दर्शाती है, तो इसमें किस चीज़ का आकलन असेसमेंट नहीं हो पा रहा है कि जब एक बच्चे से आप दूसरे बच्चे की तुलना करेंगे तो वहाँ कभी भी असेसमेंट नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही पूछा क्या था, नहीं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, जब भी आपके सामने इंक्लूसिव एजुकेशन आए तो एक शब्द या आप कह लें ये एक लाइन हमेशा याद रखिए, एजुकेशन फॉर ऑल। आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब उस ऑल में ना सभी आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे उनको सुनाई नहीं देता हो, चाहे उनको दिखाई नहीं देता हो, चाहे वो फिजिकली कैपेबल नहीं है, सभी तरह के, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हैं, सभी प्रकार के बच्चों को हम यहाँ पर शिक्षा देंगे। वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला है आपका लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सबसे ज़रूरी इसमें जो है वो आपका क्या है, लचीला शिक्षा शास्त्र, मतलब जो आपकी फ्लेक्सिबल पेडागोजी है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपकी इमारत कितनी ही बेहतरीन आप बना लें, सभी बच्चों के लिए बना लें, लेकिन अगर उसके जो एजुकेशन जो करिकुलम को वो पढ़ रहे हैं अगर वो उनके हिसाब से नहीं होता है, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उन सबका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक। इसके साथ ही स्टैंडर्डाइज करिकुलम भी अगर आप रख लेते हैं तो उससे भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण, सामाजिक चुनौतियों में जो है कारण बनती है। तो इसका सबसे पहला है आत्म केंद्रिता या स्वलीनता, पठन वैकल्य या गुणज वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका जो डिसेबिलिटी है वो सोशल, जो आपका सामाजिक सोशल कम्युनिकेशन है उसमें जो है चुनौतियों का कारण बनती है, वो एक चैलेंज के रूप में है आपके सोशल कम्युनिकेशन में, ठीक। तो इसमें जो ऑटिज़म है, ये आत्म केंद्रिता जो इन्होंने लिखा है, हिंदी चूँकि इंग्लिश में एकदम क्लियर लिखा होता है, ये ऑटिज़म जो होता है वही आपके सोशल जो है, जिसमें जो लोग होते हैं जो ऑटिज़म से संबंधित होते हैं या पीड़ित होते हैं, आप कह सकते हैं ऑटिज़म के, ठीक है। तो ये आपका ऑटिज़म जो है वो कोई उसका कारण कोई एक रीज़न नहीं होता है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सारे रीज़न्स आते हैं। बट इसका जो मेन सिम्टम हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों में ना जो सामाजिक, जैसे अगर वो 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या वो बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। तो ये इसी का दिया है कि आपके सोशल कम्युनिकेशन में एज ए चैलेंज के रूप में है। पठन वैकल्य आप सब जानते हैं, डिसलेक्सिया जो आपको पढ़ने में जो है डिफ़िकल्टी होती है। गुणज वैकल्य जो है ये आपको कैलकुलेशन में होता है। गतिमान दिव्यांगता ये नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो सुविधाहीन मतलब जिनके पास फैसिलिटी नहीं है और जो डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं। विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। तो देखिए कुछ चीज़ें तो आपको एकदम सामने से दिया रहता है कि भाई इसको कट ही करो। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, अब ये जो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम है कि अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो आप उसको करिकुलम में क्यों डालेंगे, बोझ बढ़ाने के लिए। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित, अगर प्रमुख समूह की ओर केंद्रित कोई भी शिक्षा शास्त्र होगा तब तो आप पूरी कम्युनिटी को तो आप कवर नहीं कर रहे हैं ना, आप किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक ग्रुप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये गलत है। मानकीकृत परीक्षण हमने अभी प्रीवियस में ही देखा कि स्टैंडर्डाइज का हमको कोई भी यूज़ नहीं करना है। विविधता को महत्व, डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देना है। इसीलिए आप देखेंगे कि बुक्स में जो करिकुलम होता है उनमें हमेशा हर एक जगह से एक एग्जाम्पल को पुट आउट करने की कोशिश की जाती है, ताकि सबको लगे कि वो सबके लिए है, क्योंकि हमारा देश क्या है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है।
सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? जो आपका सामग्री है, मतलब चाहे वो कंटेंट हो, चाहे आपका TLM हो, उसके प्रस्तुतिकरण के प्रावधान से संबंधित पूछा है। श्रवण बाधित छात्र, तो किसको मदद मिलेगी भाई? अगर आप मान लीजिए कि कोई एक अपना कंटेंट लेकर के गए और उसको एक तरीके से न प्रस्तुत करके कई तरीके से किए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे हमने सोशलाइजेशन पढ़ाया, तो हमने हो सकता है कि उस सोशलाइजेशन के टॉपिक में एक चार्ट बना दिया, फिर हो सकता है कि मैंने एक उस पर मॉडल भी हो गया, फिर मैंने उससे कोई कम्युनिटी रिसोर्स को भी उठा करके ले आई, कि जैसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पेरेंट्स को भी लेकर के आई कम्युनिटी रिसोर्स में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होगा? श्रवण बाधित छात्र को, ठीक, जो सुन नहीं पा रहा है, दृष्टि बाधित को, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो देखिए, अगर आप वेरियस तरीके से किसी भी एक कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे तो उससे सभी तरह के बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप लिखने वाली चीज़ों को ले आ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, तो वो जो सुन नहीं सकता उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप सुनने वाली चीज़ों को ला रहे हैं तो जो देख नहीं सकता उसके लिए फ़ायदा है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करके देख रहे हैं, तो वो जो टेक्टाइल मटेरियल है उन बच्चों को फ़ायदा होगा, जो टच करके जो लर्निंग कर पाते हैं। ठीक, तो ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों के चारों करेक्ट है, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर D is your correct answer। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? सही कौन सा है? गुणज कैलकुलेटर का प्रावधान। तो देखिए, कैलकुलेटर का प्रावधान नहीं, गुणज वैकल्य क्या होता है कि जिसको प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पठन वैकल्प, ऐसा नहीं, कार्य सौंपना नहीं, पठन वैकल्य का मतलब होता है कि उनको पढ़ने में कठिनाई आती है। श्रवण दोष, जिसको सुनने में ही प्रॉब्लम है, आप उसको ऑडियो टेप दे करके क्या चाह रहे हैं? ठीक, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, तो जिसको दृश्य हानि है, तो दृश्य हानि है, उसको चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध करा करके भी आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको भी क्या है, उनको दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, तो चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध करा के ये आप नहीं करेंगे। इसका तो चारों गलत कैसे हो सकता है? गुणज वैकल्य, देखिए गुणज वैकल्य जो है आपका सबसे पहला कैलकुलेटर का प्रावधान। हाँ, इसमें देखिए, एक मिनट, ये जो आपका है गुणज वैकल्य, इसमें क्या दिया है आपका, जो आप हम लोग कहते हैं ना कि जिनको प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जिनको प्रॉब्लम होती है, जो आपका डिसकैलकुलिया वाला जो सिस्टम है, ये उसकी बात कर रहा है। तो अगर किसी को डिसकैलकुलिया है, तो अगर आप उसको कैलकुलेटर देंगे, क्यों? क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप उसको कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है कि वो क्या हो, फिर अपने कैलकुलेशन को सही तरीके से कर सके। ठीक, लेकिन अगर किसी को डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो और आप उसको लंबे लंबे नोट्स दे दें कि लो भाई इसको पढ़ो, तब तो उसकी दिक्कत बनी ही है, वो सही तो होगी नहीं। और किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, आप उसको ऑडियो कितनी ही अच्छी दे दें तब भी उसको समझ में नहीं आएगा, और जो देख नहीं सकता उसको कितनी ही अच्छी देखने वाली चीज़ें दें, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A आपका होगा, जो कि इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर A इज़ योर राइट आंसर। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? ठीक है, लर्निंग जो है आपका टीचिंग लर्निंग के लिए बिना समझे नकल करना, तो ये तो भाई गलत है कि नकल कर रहे हैं बस, कुछ भी कर रहे हैं। करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सीखना, रटकर याद रखना, तो ये तो बहुत इजी है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग हमेशा से बेस्ट रहा है। अब देखिए, यहाँ पे अभिकथन दिया है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है कि अगर लर्निंग आपको करनी है तो विद्यालय के सामाजिक अवसरों में, कि जो भी आपके जो स्कूल है, उस स्कूल में जो आपके सोशल फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, नई चीज़ों को बताया जाता है, जैसे आपने देखा कम्युनिटी वर्क हो गया, प्लांटेशन का काम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कूल वाले कराते हैं, तो उसमें भी भागीदारी लेने से हमारा जो अधिगम है, लर्निंग है, वो बढ़ती है, हमारा दूसरों के साथ कांटेक्ट अच्छा होता है। कारण क्या दिया है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग विद इन द क्लासरूम नहीं होती, लर्निंग आप आउटसाइड द क्लासरूम भी होती है और बेहतर तरीके से होती है। सामाजिक प्रक्रिया, जब हम 2-4 लोगों से भी बहुत सारी चीज़ उनके एक्सपीरियंस के द्वारा भी सीखते हैं, अब वो अपने दोस्तों के द्वारा भी सीखते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो इसने अभिकथन दिया है, रीज़न उसी के अकॉर्डिंग दिया। यहाँ पे देखिए बात अधिगम की ही की जा रही थी ना, कि अधिगम जो है उसको विद्यालय के अंदर भी जो सामाजिक अवसर हैं उस पर भी आप
जो है अचीव कर सकते हैं, उस पर भी जो है आप उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब इसने रीज़न दिया है कि भाई अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, तो बिल्कुल सही बात है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए विद्यालय में जो सामाजिक अवसर होते हैं उसके दौरान भी आपकी अधिगम होता रहता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? गतिविधियों को सार्थक बनाना है तो उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि भाई किसी भी तरह उनको डिवाइड करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। अब आप खुद सोचिए, एज अ टीचर अस्पष्टता की बात हम नहीं करते हैं। संदर्भहीन, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बात हो रही है आम की और आप बता रहे हैं इमली, तो ये बात भी गलत है। उचित संदर्भ में स्थित करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्टेक्स्ट एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पेपर में देखेंगे खास तौर पे पेडागॉजी वाले सेक्शन में आप इसको ये देखने को मिलेगा। जितने भी आप लोगों ने टैग वर्ड्स पढ़े होते हैं ना, टैग वर्ड्स आपको इस पर भी मिल जाएगा, मैंने खुद बनाया हुआ है उसको। बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैंने बताई है कि कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एजुकेशन में भी बहुत मायने रखता है कि आपको किस समय पे कौन सी चीज़ का एग्जाम्पल देना है, वो ज़रूरी है। तो उचित संदर्भ में जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तब आप जो एक्स्ट्रा जो स्थिति होती है, गतिविधि होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। ठीक, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप उसको करंट के साथ जोड़ रहे, करंट में कोई ऐसी घटना हो, कोई न्यूज़पेपर कटिंग हो, तो आप उसको बच्चों के साथ दिखा करके आपने क्या किया, उसको कॉन्टेक्सचुअल एजुकेशन के थ्रू आपने उसको बना दिया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो ये तो अच्छी बात है भाई। हमें आज के समय की डिमांड क्या थी, वोकेशनल, हमें स्किलफुल बनना था, तो हमारी नई एनईपी में स्किल डाल दिया गया, तो सही बात है, ये तो अच्छी बात है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात कर रहा है, ये भी अच्छी बात है कि भाई ज़रूरी थोड़े है कि हम सब कुछ खुद से ही ठोकर खा के सीखेंगे, भाई कुछ दूसरों के ठोकर से भी तो सीखेंगे, तो सही बात है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी सही बात है कि भाई जब हम जो आपका करिकुलम है जब उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ न्यूनेस को भी डालेंगे। अब ज़रूरी तो है नहीं कि 1990 का करिकुलम अभी भी चला ही आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, ये जो पॉइंट है, अब देखिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसने दे दिया परीक्षा केंद्रित कभी भी हम एजुकेशन को नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल बनाने की तरफ हम काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कह रहा है एक शिक्षक द्वारा बढ़ाए जाने वाले, यहाँ पे पढ़ाए होगा, बढ़ाए नहीं, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि भाई आपको लर्निंग को क्या करना है, जोड़ना है, आउटसाइड द लर्निंग जो है क्लासरूम के अंदर से निकाल करके बाहर तक लेकर जाना है। ठीक बात है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ये भी बात सही है। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बच्चा घर से लेकर के आ रहा है उसको क्लासरूम में ऐसा लगना चाहिए कि भाई जो मैं चीज़ें बाहर देखता हूँ, सुनता हूँ, वही चीज़ें क्लासरूम में मुझे पढ़ाई भी जा रही हैं। उससे जो बाहर चीज़ें घटित हो रही हैं और जो क्लासरूम के अंदर पढ़ रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध उसको दिखाई देना चाहिए। और यही बात आपके कारण में भी बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो जो अनुभव स्कूल में जीवन जैसे बहुत से अनुभव जो लेकर के आते हैं, टीचर को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोई बच्चा है वो कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, मैम मेरे घर में ये चीज़ें ऐसे होती हैं, दूसरे के घर में किसी और तरीके से होती हैं, तो टीचर को वहाँ पे टीचर का रोल बहुत बढ़ जाता है कि अब वो उनको बताएंगी किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस जो है कैसा है घर का, उनका हो सकता है दूसरा कल्चर हो, दूसरे के हिसाब से हो। ठीक, तो ये क्या है, दोनों आपस में संबंधित है और जो आपको कथन कहा गया है उसी के रीज़न में ये कहा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और वो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये आपका जो है सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, इसको शायद फॉरगेटिंग कहते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा।
अनुकृति, रटकर याद करना या अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेटाकॉग्निशन है ये। देखिए अधिसंज्ञान का मतलब है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप क्या सही कर रहे हैं, आप कितना जान रहे हैं, इसकी नॉलेज जब आपको खुद हो। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ठीक। तो ये आपका अधिसंज्ञान होता है कि शिक्षार्थी आप जो सीख रहे हैं आप उसका खुद से मूल्यांकन कर पा रहे हैं, खुद से जो चीज़ है उसको आप जांच कर पा रहे हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिसंज्ञान। बच्चों में भ्रांतियाँ होना, तो जो भ्रांतियाँ होती हैं ना, जो कॉन्सेप्शंस होते हैं कि भाई हम चलते हैं साथ में तो जो है चंदा मामा साथ में चल रहे हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, असामान्य, अप्रारूपिक, दुर्लभ नहीं है, सब में पाई जाती है, हम में भी पाई जाती है, आप में भी पाई जाती है, और जो आने वाले बच्चे उनमें भी पाई जाएगी, ठीक। इसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं वो याद रखिएगा। इनको हम जो भ्रांतियां हैं अल्टरनेट कॉन्सेप्शन या नेव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं, और इसको बेस्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू डिस्कशन इन द क्लासरूम। याद रखिएगा डिस्कशन इसके लिए बेस्ट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस करता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो देखिए जिन भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि लर्निंग में जो है क्या होती है, जो है प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, वो क्या करेंगे, जब उनको आप कोई नई चीज़ बताएंगे तो वो उसमें क्या करेंगे, काफ़ी उत्साह दिखाएंगे। बट कभी कभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो प्लेट्यू इन लर्निंग, कि वहाँ पे उनकी लर्निंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, लर्नेड हेल्पलेसनेस हो जाती है उनके अंदर। ये वही कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ से वो जो है कितना भी ट्राई करते हैं बट वो इसके बाहर नहीं निकल पाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अब उनसे ये चीज़ नहीं हो सकती, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो है आपका सही उत्तर देखिए कौन सा है, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं, प्रदर्शन उन्मुख बिल्कुल नहीं, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए दो ऑप्शन है, इसका जो है शैक्षिक गतिविधियों से ये अलगाव रखेगा, क्यों, क्योंकि वो लर्नेड हेल्पलेसनेस की स्टेज पर है, अभी वो महसूस कर रहा है, जब वो उससे निकल जाएगा तब वो उसको सीखने में उत्साह दिखाएगा। अभी जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, और यही रीज़न होता है कि स्टार्टिंग में या मिड में अगर जब से आपको समझने नहीं आता है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से धीरे धीरे हमारा मन उस चीज़ से, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से हटता जाता है, और आगे भी फिर हम उसमें क्या दिखाने लगते हैं, काफ़ी पैसिवली पार्टिसिपेंट के रूप में दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लर्नेड हेल्पलेसनेस की स्टेज में तो आप बहुत उत्साह दिखाएंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उन चीज़ों से धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक प्रेरणा का दैट मीन्स कि इंटरनल मोटिवेशन, ठीक। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, सही बात है कि अगर इंटरेस्ट है तो आपने कोई एक न्यू लैंग्वेज सीख लिया। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो देखिए नगद इनाम आपको मिल रहा है तो ये तो एक्सटर्नल बात हो गई ना कि आपको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ तो इंटरनल की बात ही नहीं रह गई। पुरस्कार जीतने के लिए, तो ये फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, कि मम्मी पापा भाई बोल देंगे बहुत अच्छा, तो ये भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर ही है। तो एक ही इंटरनल है जो कि रुचि, इंटरेस्ट के आधार पर कुछ सीखना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय दैट मीन्स इन्वायरमेंटल, हमने दो पढ़ा है, एक हेरिडिटी, एक इन्वायरमेंट। रवैया कैसा है, वो आपके जेनेटिक ही है, हेरिडिटी है। व्यक्तित्व लक्षण, ये भी आपका हेरिडिटी है। विद्यालय, ये आपका इन्वायरमेंटल, और प्रेरणा, ये भी इन्वायरमेंटल। लेकिन देखिए कौन सा, इसमें जो विद्यालय है, विद्यालय चूँकि आप देखेंगे तो वो एक संस्था है, ठीक। पर्यावरणीय कारक प्रेरणा है, मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग तो सब बच्चे करते हैं, बट मोटिवेशन फैक्टर किसके में ज़्यादा कम होता है, वो कैसे पता लगता है, उसके मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, क्या मोटिव्स हैं, उसकी प्रेरणा क्या क्या है, उससे ज़्यादा महत्व रखता है। आप जितने अधिक मोटिवेट रहेंगे आपकी लर्निंग उतनी अच्छे से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक। तो चलिए आज काफ़ी टाइम भी हो चुका है और हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों की काफ़ी हेल्प भी करा होगा।
तो अगर सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। चैनल के से जाकर के आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर वॉच करिए, वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा और बिल्कुल फ्री है पूरा कंटेंट वहाँ पर। और भी जितना है लेटेस्ट अपडेट्स और अपलोड्स जो हैं वो मैं आप तक जो है कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही अगर कोई आपको समस्या हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ सेशन कैसा लगा वो भी अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर हमारे साथ साझा करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।